हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। तो फटाफट से जा करके देख लेना, जिसमें मैंने चैप्टर 1 में जो थ्योरी है, जो उसमें हिंदी पोर्शन है, जो उसका परिचय है, उसके बारे में बताया है। और उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो थे, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया है, जो उस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो एक चैप्टर पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया है। और ऐसा नहीं है, हम आप सभी को ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही लेक्चर्स मिलेंगे। आपको ये कुछ लेक्चर्स ऐसे बता रही हूँ जिससे कि आपको सारे चैप्टर के अंदर की बातें पता चल जाएं। अगर कोई इन केस कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो चैप्टर के इधर उधर से तो कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे के आओगे। और यहाँ पे अभी मैं ये थ्योरी बता रही हूँ, उसके बाद आपको मैं 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज भी बताऊंगी। 50 हो गया, 80 हो गया, या फिर 100 क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगी। मतलब उसका भी एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगी। तो अभी जो हमारा यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, वो पार्ट 1 चैप्टर 1 के मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके हमने पूरे चैप्टर पार्ट को पढ़ा था। और फिर दूसरे में हमने कुछ पार्ट को पढ़ के और जो क्वेश्चंस बचे थे उनको मैंने ख़त्म कर दिया था। वो क्वेश्चन सारे पिछले साल में पूछे गए थे। जो मैं यहाँ पे बच्चों बताती हूँ, उसमें एग्ज़ाम रेफरेंस रहता है कि मतलब एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है और कम इम्पॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम रेफरेंस दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे मैं बताती हूँ ना, ये एग्ज़ाम रेफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आए हैं। तो इसलिए आपको जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने यहाँ ये क्लासेस कर ली, आपका ज़रूर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पूरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। बिल्कुल हम आपको घरेलू लैंग्वेज में समझाएंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ना, अगर पाठ को समझोगे, लिखा हुआ है भारतीय स्वास्थ्य समस्याएं। जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उनका बाहरी रूप क्या है और उनके लिए बनाई गई योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश के स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है। एक बात बताइए, अगर आपका देश चलेगा तो वो चलेगा नागरिकों से। अगर नागरिक ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश चलेगा कैसे? क्योंकि स्वस्थ नागरिक उस देश की विकास और उन्नति के सूचक होते हैं। उस देश का विकास हुआ है, उन्नति हुई है, तो वो सब कौन कराता है? नागरिक ही कराते हैं। अब नागरिक ही, अच्छा ये बताओ, जैसे जो हमारे मोदी जी, योगी जी हैं, ये सारे बीमार हो जाएं, कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। तो मतलब हमारा देश ही हमारे स्वस्थ नागरिक चलाते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जिस पे मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप तुरंत लिख लिया करिए। आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैं कुछ भी वीडियो बना करके नहीं देती हूँ, तो छोटे छोटे वीडियो में आपका पूरा ख़त्म कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे ये आप नोट डाउन कर लेना कि विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है। कौन सा सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा है? इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो इंडिया में है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत विश्व स्तर पर गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने हेतु प्रसिद्ध है। अगर देखोगे तो भारत जो है, अगर कहीं विश्व में भी कहीं पे कोई समस्या आती है तो भारत भी उसमें योगदान करता है। भारत भी कहता है हाँ, हमारे यहाँ से भी डॉक्टर, वैक्सीन, ये सब हमने बनाई है, वो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो आप यहाँ से ले जाओ। तो ये भी हुआ है। लेकिन पूरी तरह से, जैसे हम बोलते हैं, अब भी कई स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना करना पड़ता है, तो उसमें भारत अभी ऊपर नहीं आ पाया है। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, एक बार हम उनको समझेंगे। अगर देखा जाए तो आबादी के अनुपात में उपयुक्त अस्पताल और चिकित्सक की कमी है। तभी हमें कोरोना टाइम पे पता चल गया था कि हमारे यहाँ अस्पताल और चिकित्सकों की कमी है। इतने सारे लोग थे, जब बीमार पड़ने लग गए, अस्पताल नहीं बचे,
वेंटिलेटर नहीं बचे, चिकित्सक नहीं बचे। सोचिए, कुशल और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अगर देखा जाए उस हिसाब से नर्सिंग स्टाफ नहीं है जैसे एक होना चाहिए कि हाँ पता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे काम होगा, ऐसे इंजेक्शन लगेगा, ये अब काम करना है, बीमार है इंसान तो उसके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें बरतनी चाहिए, लेकिन उनको उस तरह से नहीं पता है। कुछ चीज़ें पढ़ के उन्होंने नर्सिंग कर ली और वो नर्स बन गई। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कमी है। आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विषमता, पैसों की कमी है, इस चक्कर में फंड नहीं आ रहा, इस चक्कर में हमारी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसमें जो सेवा करी जाती हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, उनकी भी समस्या है। फिर लिखा हुआ उच्च शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर। मातृ का मतलब जब आपका जन्म होता है बच्चे का या प्रसव प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी का भी कभी कभी डेथ हो जाता है और उस बच्चे का भी कभी कभी डेथ हो जाता है। तो ये चीज़ भी इनको कम करनी है कि ये जो इतनी मृत्यु होती हैं ये मृत्यु ना हो, ठीक है, इसको भी ये कम करेंगे। देश की बड़ी आबादी का कुपोषण से ग्रस्त होना। अगर देखा जाए तो देश की बहुत बड़ी बड़ी आबादी, अगर बहुत सारे लोग की बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई रोग से ग्रसित हैं जिनका इलाज अभी भी नहीं है। देश की बड़ी आबादी का गरीबी स्तर के नीचे जीवन यापन करना। सही बात है, गरीबी स्तर के नीचे जो जीवन यापन है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। जो ये रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं इनको बहुत ही समस्या होती है। तो ये जो समस्याएं मैंने आपको ऊपर से नीचे तक बताई हैं, ये अगर आप देखोगे तो ये अगर आप ये समस्याएं देखोगे तो ये इंडिया में हमारे अभी तक ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं के निवारण के लिए आर्थिक सर्वेक्षण सन 2020 से 21 ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी जो हमारा है वो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, जो दूध डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे घर में आते हैं, जो खाते पीते हैं, उनको उनकी सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जैसे सब लोग खरीदते हैं तो उस पर क्या कर दिया, 1% से बढ़ा करके 2.5 से लेकर के 3% कराने की जोरदार सिफारिश करी है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो सन 2017 है उसमें निर्दिष्ट है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें जीडीपी को बढ़ा करके 1% से 2.5 से 3% के बीच में कर दिया जाए, ठीक है, जिससे ये थोड़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। कई समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभिन्न योजना और परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें क्रियान्वित करने में सफलता भी प्राप्त करी है। ऐसा भी हुआ है कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो कमी है बस, नहीं भैया, भारत ने तो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बहुत आगे गया है भारत, इसीलिए हमारे पूरी दुनिया की बात आती है, भारत को पहले गिना जाता है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे देखो लक्ष्य कार्यक्रम रखा गया है। ये लक्ष्य कार्यक्रम क्या है? लक्ष्य कार्यक्रम बेटा ये गर्भवती महिलाओं के लिए रखा गया। ये गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं ना कभी उनको जैसे वो अपने मायके में अगर रहती हैं तो वहाँ भी उनको इतनी देखभाल नहीं होती, ना ससुराल में, कुछ कुछ ऐसी होती वो गर्भवती हो जाती हैं लेकिन उनके रहने वहने की जगह नहीं होती। तो क्या है, जो देखभाल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने ये गठन किया कि हम उन सारी गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल करेंगे। तो इन्होंने ये लक्ष्य कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया था? 15 मार्च सन 2018 को। 15 मार्च सन 2018 को इस लक्ष्य कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करी गई थी। किसने किया था? परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य ने। ये गर्भवती महिलाओं के लिए लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। कौन से डेट पे? 15 मार्च सन 2018 को। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पता है क्या था? कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में गर्भवती महिलाओं की देखभाल संबंधित गुणवत्ता में सुधार हो पाए। सिंपल सी चीज़ है, जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी गुणवत्ता, मतलब वो अच्छे से खा पाएँ, रह पाएँ और उनको अच्छे से उसमें रखा जा सके और वो अच्छे से जन्म दे पाएँ। और उसके बाद भी देखो, ये 18 महीने तक इन्होंने किया था कि गर्भवती महिलाओं की हम 18 महीने तक रक्षा करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य इनका था 18 महीने तक का। 9 महीने जब प्रेग्नेंट होती हैं तब, और उसके बाद जब 9 महीने तक का बच्चा जब 9 महीने तक का बच्चा हो जाता है तब। तो ये हमारा हो गया 18 महीने। ये 18 महीने तक का इनका ये लक्ष्य कार्यक्रम था कि हम गर्भवती महिलाओं को 18 महीने तक रखेंगे। फिर यहाँ पे देखोगे कि इस योजना से सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले नवजात शिशु और सभी गर्भवती महिलाएं लाभान्वित भी होती हैं।
ठीक है, ये भी इन्होंने बोला था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम आज के थोड़ा सा एग्जाम रेफरेंस को पढ़ लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूरी तरह से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार, सबसे बड़ा आधार कौन सा है? परिवार का उपभोग व्यय। ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो, पानी को क्लोरीनीकरण किया जाता है। उसका क्लोरीनीकरण इसलिए क्योंकि क्लोरीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पानी का क्लोरीनीकरण किया जाता है जिससे कि उसके बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए और हम अच्छे से उसको पिएं तो हम स्वस्थ रहें। तो एक ना, क्लोरीनीकरण कब तक किया जाता है? क्लोरीनीकरण का मतलब पता है क्या? पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। और क्लोरीन, अच्छा ये बताओ कितना क्लोरीन मिला देगा? तो उसमें ना, पानी में ना एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो जब भी क्लोरीन की मात्रा उसमें कम, मतलब पूरी तरह से पूरी हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, जैसे क्लोरीन मिला रहे हैं, देखो ये पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो ऐसे बिंदु को ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जब पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसमें ब्रेक पॉइंट होता है, उसी को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। ये हो गया क्लोरीनीकरण। फिर हम बात कर लेते हैं पेयजल। पेयजल के रूप में आर्सेनिक से संक्रमित जल के अधिक, आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में समस्या पैदा कर सकता है। पानी में अगर ऐसा हुआ तो उसमें ना, जैसे हमारी बॉडी, जैसे हमारी त्वचा जो है उसमें पिगमेंटेशन हो जाएगा, मतलब काले काले धब्बे हो सकते हैं। मिलोनिसिस मतलब मिलनोसिस का मतलब ये है कि अगर आपका हाथ है तो उसमें छोटे छोटे दाने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मतलब खुजली उजली भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की वजह से संक्रमित जल हो सकता है और उसका अगर प्रयोग करोगे तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक एचडीआई वाले देशों को विकसित देशों में वर्गित किया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि अधिक एचडीआई वाले देशों को विकसित देशों में वर्गित किया जाता है। जैसे कि जो हमारे लोग, एचडीआई का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हायर क्वालिटी वाले हैं, जैसे जिनको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं, उनको ना हर एक देश के कोने कोने तक भेजा जाता है, वर्गित किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लंबी अवधि के दौरान किसी घटना अथवा बीमारी के पैटर्न में बढ़ोतरी और गिरावट अगर हो रही है तो उसको हम सेकुलर कहते हैं। मतलब वो सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब कि हम एक बहुत टाइम से वो चीज़ चलती हुई आ रही है और बहुत ही टाइम हुआ जा रहा है वो घटना घटित हुए और वो गिरावट होते हुए। तो इस दीर्घकालीन परिवर्तन की अवधि प्रायः वर्ष और दशकों में होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्षों तक हुई, 10 महीने तक हुई, ऐसे तक होती है। तो उसको हम क्या, वो हमारा सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है। किसको? ये सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाता है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सेतु समुद्र जो है, ये याद रखिएगा। ये ऑपरेशन सेतु समुद्र पता है कब शुरू किया गया था? जब कोरोना वायरस था ना, उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो आप ऑपरेशन सेतु समुद्र जो है, ये भारत ने ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सेतु समुद्र को किसने शुरू किया? तो आपको बताना भारतीय नौसेना ने। अब पूछा जाएगा क्यों, तो बोल देना भारत में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक पता है आरोग्य ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाता होगा। आरोग्य ऐप, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते होगे, योगी जी ने जो बोला था उसमें क्या था कि अगल बगल में जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट होंगे, मरीज होंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपकी दूरी पे कोरोना वायरस के वो पेशेंट हैं। तो ये ऐसा ऐप था जिसमें 13 दिन में मतलब 50 करोड़ तक के लोग इसको डाउनलोड कर लिए थे। ऐसा समझो, 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। तो आप खुद से सोच लो, जब 1 मिलियन को 10 लाख बोलेंगे तो 50 मिलियन को हम क्या बोलेंगे? तो इतने लोगों ने इसको 13 दिन में डाउनलोड किया था और ये ऐप सबसे फास्ट और तेज चलने वाला सबसे बड़ा दुनिया का ऐप बन गया। ठीक है। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमितों को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया था। तो 13 दिन में कितने? 50 मिलियन लोग। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, सिंपल सी चीज़ है। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब सोच लो कि 50 मिलियन कितने हो जाएंगे। तो मतलब करोड़ों लोगों ने इसको क्या किया था? डाउनलोड किया था और बहुत तेज़ी से ये चला था। एक लास्ट है कि पोलियो बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है और स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उन्होंने भारत में सन 2025 तक ये क्षय रोग को भी समाप्त करने की घोषणा करी है। जो टीबी अभी चलता है, जो हमें क्षय रोग जो होता है, वो क्षय रोग का पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ है। और हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, उन्होंने कहा कि सन 2025 तक का ये क्षय रोग को भी हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। दूसरा एग्जाम रेफरेंस हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज हैं, ऐसा समझ लेना। ये एक एक लाइन के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए उसके डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप खुद सोचो, अगर पूरा चैप्टर ही आपने पढ़ लिया तो आखिरकार कहाँ से पूछा जाएगा। अब आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप पूरा सिलेबस खत्म करो ना, जो सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है, तो चैप्टर से लेकर के पूरा सिलेबस खत्म कर डालो। हम तो आपको बताएंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पे ये सिलेबस खत्म करा रहे हैं। अभी हम इस बुक का करा रहे हैं, हम कुछ टाइम बाद किसी दूसरे बुक का भी करा देंगे। धीरे धीरे जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सारी बुक को लेंगे। और ये हमने बुक तभी, ये बुक क्या, हमने ये सारा कंटेंट उसी बुक से लिया है जिस बुक से आपके पिछले ईयर में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखना। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर, जो प्रजनन दर है बेटा, वो 2.2 है, 2.2 है। प्रजनन का मतलब अगर प्रजनन कर रहे हो उससे बच्चे का जन्म होना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 के अनुसार सन 2025 तक जो ये प्रजनन है इसको घटा करके 2.1 तक लाना लक्षित है। जो ये प्रजनन दर 2.2 है, जो बहुत ज़्यादा प्रजनन हो रहा है बच्चों का, ये बहुत जन्म हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा घटा करके ये सन 2025 तक 2.1 कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। फिर लिखा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मतलब NRHM। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये भारत के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसे 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 12 अप्रैल सन 2005 को। ये किसके लिए, जो ग्रामीण है, गांव के बच्चे, जो भी स्वास्थ्य है वहाँ का, गांव वाले लोगों का, उनका स्वास्थ्य सुधर पाए। ठीक है, इसलिए ये शुरू किया गया। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करके उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो ये कार्यक्रम है, ये जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य यही था कि गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम किया जाए। जो गर्भवती महिलाएं इतना खत्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, उसको कम करके उनकी जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और अच्छी तरह से बढ़ाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जिससे गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाए, जो मृत्यु होती है वो कम हो जाए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, जो इंसेफेलाइटिस है ये, और कालाजार जैसी 6 बीमारियों को कवर किया गया। जो ये हमारे मलेरिया, फाइलेरिया होता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, जापानी इंसेफेलाइटिस हो जाता है। इसमें जापानी इंसेफेलाइटिस में भी छोटे छोटे चित्ते जैसे पड़ने लग जाते हैं। कालाजार बुखार हो गया, बुखार भी आता है इसमें। ऑलमोस्ट ये सारे बुखार हैं, इनमें सब में बुखार आता जरूर है, फीवर जरूर आता है। तो ये 6 बीमारियां जो हैं, ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इन 6 बीमारियों को पूरी तरह से कवर किया गया है। मतलब कि इन 6 बीमारियों पे भी चर्चा हुई है और इनको भी खत्म करने का इनके लिए भी इलाज के लिए पूरी तरह से आयोजन किए जा रहे हैं। अब दूसरा है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व मतलब मम्मी, दूसरी और तीसरी तिमाही से सभी गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्यों शुरू किया गया, तो आपको बताना है कि दूसरी और तीसरी, जब दूसरा और तीसरा महीना शुरू होने लग जाता है तो तब से गर्भवती महिलाओं की पूरी तरह से देखभाल सुनिश्चित करी जाती है। तो ये देखभाल गर्भवती महिलाओं के लिए होती है, तो ये अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया।
ठीक। फिर लिखा भारत को नारू रोग और पोलियो से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये याद रखिएगा कि भारत को जो नारू रोग है और जो पोलियो है, इन सब से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पोलियो और नारू रोग अब हमारे भारत में बहुत इक्का दुक्का होंगे तो होंगे, वरना फिर नहीं है। मतलब जो आप देखते होगे कि इतना ज़्यादा हर एक इंसान को सुन रहे हो कि पोलियो हो रखा है, नारू रोग हो रखा है। तो नारू रोग होता क्या है? नारू रोग एक जलजन्य रोग होता है। इसमें इसको जो है बाला रोग भी कहते हैं, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, इसको बाला रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नारू रोग जो है, इसमें पानी में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो हमारे खाने पीने में हमारे शरीर में चले जाते हैं और उससे क्या होता है, उससे छाले पड़ने लग जाते हैं। तो ये नारू रोग है, कीड़े मकोड़ों से होता है, ठीक है। तो ये नारू रोग हो गया इस वजह से। पोलियो तो आप सभी को पता है। तो ये नारू रोग और जो पोलियो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, याद रखिएगा। फिर लिखा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार माताओं के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित समय सीमा प्रसव की अपेक्षित तिथि से कम 20 से 24 सप्ताह पहले है। इसकी सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार जो माताओं के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित समय सीमा प्रसव है वो कब है? 20 से 24 सप्ताह पहले। ये याद आप रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा मुदालियर समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। जो मुदालियर समिति है, मुदालियर समिति मुदालियर समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि मुदालियर समिति जो है वो है क्या? मतलब किसी को अगर पता हो तो आप ज़रा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, हम आपको बताते हैं। जो मुदालियर समिति है वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, इस आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने के लिए जो इंटरमीडिएट स्तर है इसको जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश करी थी। तो ये मुदालियर आयोग है जिसमें इन्होंने पढ़ाई के बारे में बोला था कि हम आगे कक्षा 12 के बाद हम आगे स्नातक को हम शुरू करते हैं। तो यही चीज़, ये जो हमारा स्नातक है ना, मुदालियर समिति के द्वारा ही हुआ है। जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बेटा आपको, आप सोच रहे होगे कि मैम आपने सिर्फ एग्ज़ाम रेफरेंस बताया है। ये एग्ज़ाम रेफरेंस ना आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हम आपको, मतलब ऐसा समझो कि इसके अलावा हम आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिए ना तो आपके लिए पूरा से पूरा हम बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम आगे थोड़ा सा ये पॉइंट ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम ये पूरा वीडियो ख़त्म करते हैं और हम आगे का आधा जो चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे। एग्ज़ाम रेफरेंस हमने पढ़ा दिया ना, अब हम जब कल क्वेश्चंस कराएंगे उसके बाद हम आगे का आधा चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तुरंत के तुरंत आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो आपके MCQs ऑप्शनल क्वेश्चंस का रहेगा। जो सेकंड चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे और हम ये धीरे धीरे कल आपको ये चैप्टर पूरा भी ख़त्म करा कर देंगे पढ़ा करके, और हम क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक है। लिखा हुआ लक्ष्य एक, मतलब भयोष्णमुखी का मतलब हमेशा चलने वाला कार्यक्रम है। इसकी सहायता से 18 माह में प्रसूति, शल्य चिकित्सा और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल में गुणवत्तापूर्ण सुधार अपेक्षित है, जिससे भारत की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार होगा। ये जो लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें 18 महीने तक का हमने आपको भी बताया था महिला की और शिशु की देखभाल करी जाएगी, ठीक है। जब 9 महीने का प्रेगनेंसी होगा तब, और जब बच्चा हो जाएगा तब, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है, इससे भारत की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी होगी। जो इतना मरते हैं ना बच्चे, जो डेथ हो जाती है, जो ये जन्म लेते ही बच्चे मर जाते हैं और मम्मी को समस्या होती है, तो इसकी ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनमें ना कमी हो जाएगी, मृत्यु दर में कमी हो जाएगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 कब बनी, तो जब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता थी
तब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 को अनुमोदित किया गया। इसमें हेल्थ के लिए बारे में बोला गया कि जो हमारा स्वास्थ्य कवरेज है, स्वास्थ्य सबका देखभाल किया जाएगा, जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं उन सारी सेवाओं को लक्ष्य बनाया गया कि हम सारी सेवाओं को ज़रूर से सारे जितने भी हॉस्पिटल होंगे उन सारे हॉस्पिटल में जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को लेकर के उनको सारी समस्याओं को दूर करेंगे सेवाओं से। ठीक है, तो ये 15 मार्च सन 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पे अध्यक्षता हुई और उसी टाइम पे ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बैठक दी गई, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाया गया। इसका जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है ना, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार किया जाएगा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशासक और पुनर्वास संबंधी सेवाओं में गुणात्मक सुधार और विस्तार कराया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है सन 2017 में एक स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु अनेक मध्यकालिक लक्ष्य बनाए गए। इसमें कुछ लक्ष्य ऐसे हैं और ये लक्ष्य क्या क्या हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम कल समझेंगे। आज हमने जो बताया है ये आज पूरा ये समझ लीजिएगा, एग्जाम रेफरेंसर वगैरह ये हम आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चंस का बताएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।